एवरीवन, वेलकम टू सनहिताज एकेडमी। और आज का सेशन जो है वो है, इसका जो टॉपिक है वो है जेंडर, ठीक है, जो कि चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के अंतर्गत आता है। तो इस सेशन को भी मैंने डिटेल में ही रखा है कि सबसे पहले हम जेंडर से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स है या जो भी डेफिनेशंस है या एक्चुअली जेंडर क्या चीज़ है, पहले हम उसको समझ लेंगे और उसके बाद हम जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है उनको सॉल्व करने वाले हैं। और जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है ये कौन से साल से कौन से साल तक है, मैंने 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी जेंडर से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन सभी को ढूंढ ढूंढ कर यहाँ पर मैंने अरेंज किया है। तो इसलिए क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो थोड़े से ट्रिकी लग सकते हैं, तो उसके लिए हमको जेंडर क्या है और उससे रिलेटेड जो टर्म्स है उसका पता होना चाहिए। तो सबसे पहला जो चीज है कि जेंडर का मतलब क्या है। इट इज डिफाइंड एज सोशली कंस्ट्रक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वुमेन एंड मेन such as norms, roles, relationships of and between groups of women and men। तो एक्चुअली जेंडर क्या है, ये एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है और जेंडर जो है वो हमारी सोसाइटी वो डिसाइड करती है, ठीक है। और जैसे ही हमको मैस्कुलाइन या फेमिनाइन जेंडर के अंतर्गत रखा जाता है, तो जो फेमिनाइन जेंडर होती है उनके लिए अलग से रोल्स होते हैं, जेंडर रोल्स अलग से होते हैं, उनके लिए रूल्स अलग से होते हैं, ठीक है, उनका पहनावा कैसा हो, वो कैसे बिहेव करे। तो फेमिनाइन जेंडर के लिए अलग सी चीजें होती है और मैस्कुलाइन जेंडर के लिए अलग सी चीज होती है। तो ये डिसाइड कौन करता है कि किसको किस तरीके से बिहेव करना है, कैसा उनका ड्रेस होगा, कैसा पहनावा होगा, किस तरीके से वो लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, उनको क्या काम करना है और क्या नहीं करना है, ये सब कुछ सोसाइटी तय करती है। इसीलिए जो जेंडर है वो एक सोशल कंस्ट्रक्ट है, इसको आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात क्या है, क्योंकि ये सोसाइटी ही निर्धारित करती है, तो अगर सोसाइटी में बदलाव आएगा तो किसी भी इंसान का जेंडर भी बदल सकता है। इट कैन बी चेंज एज इट इज डिटरमाइंड बाय सोसाइटी। दूसरा क्या है, जो जेंडर है वो सोशल और कल्चरल डिफरेंसेस के ऊपर बेस्ड है। सोशल मतलब सामाजिक और जो कल्चरल मतलब सांस्कृतिक जो डिफरेंसेस है उस पर बेस्ड है। कौन है, जेंडर। तो जेंडर अगर हमको समझ में आ गया है तो हम सेक्स का मतलब क्या समझे। सेक्स मतलब क्या है, ये एक बायोलॉजिकल या फिजियोलॉजिकल डिफरेंस है किनके बीच में, मेन और वुमेन के बीच में, जो कि यूनिवर्सल है। मतलब पूरे विश्व भर में जो फीमेल है या जो मेल है, ये जो बायोलॉजिकल और फिजिकल डिफरेंसेस है ये पूरे विश्व भर में सेम ही है, ठीक है। और ये हमारे जन्म के वक्त ही हमको दिया जाता है, मतलब डिटरमाइन किया जाता है। सो मेल और फीमेल जो होती है इसको हम कैसे सेग्रीगेट कर सकते हैं, इनमें बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं एज वेल एज इनकी जो फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस भी होती है। नेक्स्ट जो टर्म आता है वो है जेंडर बायस। जेंडर बायस का मतलब क्या है कि किसी भी जेंडर के प्रति हमारा ज्यादा झुकाव होना। मतलब इट इज अ बिहेवियर दैट शोज फेवरेटिज्म टुवर्ड वन जेंडर ओवर अनदर। सो किसी एक जेंडर के प्रति हम अगर बायस्ड हो, अगर वो हमारा फेवरेट जेंडर हो या हमारा झुकाव उस जेंडर की तरफ हो, तो उसको कहा जाता है जेंडर बायस। जैसे कि मैंने कुछ एग्जांपल्स दिया है कि ज्यादातर लोग चाहते हैं कि उनका जो बच्चा हो वो लड़का हो, ठीक है, लड़कियां बहुत कम लोग ही चाहते हैं। फिर जो ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, दादा दादी नाना नानी, वो भी चाहते हैं कि उनका पोता हो, ठीक है, ग्रैंड सन हो। ग्रैंड डॉटर कोई नहीं चाहता। रीजन क्या है, बैक ऑफ द माइंड, मतलब वो भी छोटे से क्या देखते आ रहे हैं कि जो लड़का होता है वो वंश को आगे बढ़ाता है, लड़कियां को तो शादी करके दूसरे के घर चले जाना है। तो ऐसा माना जाता है कि फिर वंश कौन बढ़ाएगा, तो इसीलिए वो लोग बॉयज या ग्रैंडसन इनको ही प्रेफर करते हैं। तो मतलब क्या है कि ये मैस्कुलाइन जेंडर की तरफ झुके हुए, ठीक है, झुकाव उनका उस तरफ है, ठीक है, उसको फेवर कर रहे हैं, वो उनका फेवरेट है। तो इस टाइप का चीज जो है वो जेंडर बायस कहलाता है। फिर जेंडर स्टीरियोटाइप, इससे बहुत प्रश्न आता है, जेंडर बायस, जेंडर स्टीरियोटाइप, जेंडर क्या है, सेक्स क्या है। तो अगर आपको इन चीजों का समझ रहेगा तो फिर आप आराम से ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। जेंडर स्टीरियोटाइप का मतलब क्या है कि इट कंसिस्ट्स ऑफ बिलीव्स अबाउट द साइकोलॉजिकल ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज द एक्टिविटीज एप्रोप्रिएट टू मेन और वुमेन। तो ये क्या है, लोगों का बिलीफ है, स्ट्रॉन्ग बिलीफ है, मतलब उनकी सोच है कि एक लड़के को क्या क्या करना चाहिए, एक लड़की को क्या क्या करना चाहिए, ठीक है, या वो कैसे बिहेव करे, ठीक है, उसका बिहेवियर कैसा हो, उसका पहनावा कैसा हो, ये सब कुछ मतलब जो पहले से ही सोसाइटी ने
बना के रखी है कि मैस्कुलाइन जेंडर के लिए ये होगा, फेमिनाइन जेंडर के लिए ये होगा। तो यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल क्या दिया है कि वुमेन शुड डू, ठीक है, वुमेन शुड डू हाउस होल्ड चोर्स, मतलब घर के सारे काम कौन करने चाहिए, घर की औरतें करें। और लड़कों का मतलब जो मर्द होते हैं उनका काम क्या है, टू अर्न मनी। तो ये कौन बताता है हमको, छोटे से हमारे घर वाले, इवन आस पड़ोस के लोग हमारे दिमाग में ये डालते रहते हैं और हमारा जो कंस्ट्रक्ट है उसी तरीके से बनता रहता है। फिर क्या है कि जो पढ़ाई लिखाई है वो लड़कियों के लिए नहीं है। क्यों? क्योंकि लड़कियों को आगे चलकर क्या करना है, उनकी शादी करा दी जाएगी, फिर उनका जो रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होगा कि अपनी फैमिली की देखभाल करना, फिर जो बच्चे होंगे उनको नर्चर करना, उनकी देखभाल करना। तो उनके लिए पढ़ाई लिखाई की तो कोई जरूरत ही नहीं है। और ऐसा माना जाता है कि लड़कों को पढ़ाया जाए, उनकी हायर एजुकेशन हो, क्योंकि उनको बाहर जाकर बाद में जॉब ढूंढना है और जॉब करना है। तो इस तरह की जो सोच है वही बताता है जेंडर स्टीरियोटाइप। आगे बढ़ते हैं, जेंडर इन इक्वालिटी। इन इक्वालिटी मतलब क्या है, असमानता होना। तो इसको हम पहले पढ़ लेते हैं इंग्लिश में क्या है। इट रेफर्स टू द ब्रॉड रेंज ऑफ कंडीशंस बाय विच वुमेन हैव बीन डिसएडवांटेज्ड, इंक्लूडिंग देयर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज, पॉलिटिकल स्टैंडिंग, लीगल स्टेटस, पर्सनल फ्रीडम, familial obligations, access to education and cultural representation। मतलब क्या है, दोनों जेंडर के बीच में, मतलब मैस्कुलाइन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, ठीक है, अभी तो थर्ड जेंडर भी आ चुका है। तो जेंडर्स के बीच में अगर असमानता हो, किन किन एरियाज में, स्पेशली हम देखते हैं कि जो फेमिनाइन जेंडर होता है वो बहुत से क्षेत्र में, बहुत से सेक्टर्स में पीछे है। जैसे उनको एडुकेशन प्रॉपरली नहीं मिलती, फिर जो जायदाद संपत्ति वगैरह है वो बेटों को ही दी जाती है। अभी तो चलिए बहुत से रूल्स आ रहे हैं। तो क्या होता है कि जो लड़कियां हैं उनको उनका जो हक है वो नहीं मिलता, और यहीं पर क्या पता चल रहा है, जेंडर इन इक्वालिटी है। तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब क्या है, जेंडर इन इक्वालिटी का उल्टा। जेंडर इक्वालिटी मीन्स दैट वुमेन एंड मैन हैव इक्वल कंडीशंस फॉर रियलाइजिंग देयर फुल ह्यूमन राइट्स and for contributing to and benefit from economic, social, cultural, political development। जेंडर इक्वलिटी का मतलब क्या है कि फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जेंडर में कोई भी भेदभाव ना करना, और दूसरी बात क्या है कि दोनों को सेम इक्वल हक मिले, उनकी ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार दोनों को इक्वली मिले, और दोनों एक साथ कंट्रीब्यूट करें। कहाँ पे, इकोनॉमिक मतलब अर्थशास्त्र, फिर सोशल, कल्चरल, फिर आता है पॉलिटिकल, ये सब डेवलपमेंट में दोनों का ही योगदान समान हो। तो वो कब होगा, जब दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी। ठीक है। जेंडर इक्विटी का मतलब क्या है, तो जेंडर इक्विटी का मतलब है इट इज द प्रोसेस ऑफ बीइंग फेयर टू मेन एंड वुमेन एंड प्रोवाइडिंग इक्वल अपॉर्चुनिटीज टू मेन एंड वुमेन सो दैट दे कैन हैव इक्वल बेनिफिट। तो जेंडर इक्विटी जो है ये एक प्रोसेस है जहां पर हम आदमी औरत के प्रति फेयर रहे और उनको समान अपॉर्चुनिटीज दे, ठीक है, ताकि उनको उन अपॉर्चुनिटीज से इक्वल बेनिफिट भी मिले। तो ये कहलाता है जेंडर इक्विटी। जेंडर डिस्फोरिया क्या मतलब क्या है, यहाँ से भी बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जेंडर डिस्फोरिया इन्वॉल्व्स अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन अ पर्सन्स फिजिकल और असाइन्ड जेंडर एंड द जेंडर विथ विच ही और शी और दे आइडेंटिफाई। जेंडर डिस्फोरिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर जो पर्सन पैदा होता है उसको तो सोसाइटी बता देती है कि ये या तो मैस्कुलाइन है या फेमिनाइन है या जो भी है, अलग जो भी जेंडर है, थर्ड जेंडर है। पर क्या होता है कि सपोज एक बच्चा जन्म लिया तो उसको सभी ने कहा कि वो मैस्कुलाइन जेंडर को बिलोंग करता है। बट जब वो लड़का बड़ा हुआ, बड़ा होने के बाद उसने देखा कि उसको लड़कियां जो चीजें करती है वो पसंद है, जैसे कि लड़कियों की तरह डॉल के साथ खेलना, उनके जैसे कपड़े पहनना। तो मतलब क्या है कि बाय बर्थ उसको जो जेंडर असाइन की गई थी उसके साथ वो अपनी सोच को मिला नहीं पा रहा। वो खुद को लड़की की तरह समझ रहा है, बट उसका जो जेंडर है, जो सोसाइटी ने उसको बताया हुआ है, वो क्या है, वो मैस्कुलाइन है। तो इसी कंडीशन को हम कहते हैं जेंडर डिस्फोरिया। जेंडर कॉन्फॉर्मिटी का मतलब क्या है कि जो सोसाइटी ने पर्टिकुलर जेंडर्स के लिए जो नॉर्म्स बना के रखे हुए हैं, जो रोल्स बना के रखे हुए हैं, उसके साथ अगर कोई इंसान मेल कर ले, मतलब उसको मान के चले,
तो फिर उसको कहते हैं जेंडर कॉन्फॉर्मिटी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो लड़के होते हैं उनके छोटे छोटे बाल होते हैं और लड़कियां क्या करती है, वो अपने बाल लंबे रखते हैं। तो ऐसा सोसाइटी के लोगों ने, हमारी सोसाइटी ने ही ये सारी चीजें तय की हुई है कि एक लड़के का या लड़की का अपीयरेंस कैसा होना चाहिए। तो छोटे हेयर्स बॉयज के होते हैं, बड़े हेयर्स लड़कियों के होते हैं, ये आपने अपने आसपास भी देखा होगा। अब कोई भी अगर इससे हटके कोई काम करता है तो फिर उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी होती है। तो ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जेंडर कॉन्फॉर्मिटी के साथ, मतलब जेंडर को उनको जो असाइन किया गया है उसी की तरह वो बिहेव भी करते हैं, वैसा ही पहनावा रखते हैं, वैसे ही स्टाइल वगैरह करते हैं। तो इसी को जेंडर कॉन्फॉर्मिटी कहते हैं। फिर जेंडर नॉन कॉन्फॉर्मिटी का मतलब क्या हो गया कि किसी भी इंसान को जो जेंडर से पहचाना जाता है, सपोज एक लड़के को पहचाना जा रहा है कैसे, मैस्कुलाइन जेंडर से, तो उससे क्या एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वो छोटे छोटे बाल रखे, वो लड़कों की तरह जो कपड़े हैं उनको पहने, वो पढ़ाई करने के बाद उसका ये मोटो होना चाहिए कि आगे चलकर जॉब करना है, जॉब कर कर क्या करना है, मुझे अपने जो फैमिली है उसकी देखभाल करनी है ना। बट अगर कोई लड़का इससे हटके सोचे कि नहीं, मैं अपने बाल लंबे भी रख सकता हूँ, मेरा जैसा ड्रेस पहनने का मन करेगा मैं वैसा करूंगा, मैं हो सके तो मैं अपनी वाइफ को जॉब पे भेजूंगा और मैं घर संभालूंगा, तो इसको, इस कंडीशन को क्या कहते हैं, जेंडर नॉन कॉन्फॉर्मिटी। जहां पर जो जेंडर के लिए जो रोल्स तय की गई है उस रोल से हटकर कोई चीज करे। जैसे कि अगर कोई लड़का लंबे बाल रखता हो या फिर कोई लड़की अपने बाल को छोटे कर ले, इवन गंजी भी हो जाए, मतलब पूरा शेव ही कर ले बाल को, तो ये जो एग्जांपल्स है ये जेंडर नॉन कॉन्फॉर्मिटी की है। तो फिर जेंडर कॉन्स्टेंसी क्या चीज है? देखिए, जब हम पैदा होते हैं तो हमारी सोसाइटी हमको ये फील कराने लगती है कि हम किस जेंडर को बिलोंग करते हैं, ठीक है, हमारे अपीयरेंसेस से या जो भी हो। बट क्या है कि जैसे किसी एक लड़के ने, या फिर मैं बोलती हूँ किसी एक लड़की ने पूरा लड़कों जैसा अपीयरेंस ले लिया है, उसने कपड़े लड़कों जैसे पहने हैं, बाल भी लड़कों जैसे शॉर्ट कटवा लिए हैं, वो चलना फिरना भी उस तरीके से करती है, बट फिर भी वो लड़की ही रहेगी, मतलब वो फेमिनाइन जेंडर को ही बिलोंग करेगी। तो यहाँ पर मैंने इसका उल्टा एग्जाम्पल दिया है कि इफ अ मैन पुट्स ऑन अ ड्रेस, कोई एक आदमी अगर ड्रेस पहनता है, ड्रेस मतलब लड़कियों का फ्रॉक या गाउन इस टाइप का कुछ पहन लेता है, ही इज स्टिल अ मैन, तो वो आदमी ही कहलाएगा। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं जेंडर कॉन्स्टेंसी। आशा करती हूँ कि आपको सारे टर्म्स क्लियरली समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, अब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो धीरे धीरे आप मेरे साथ भी जो क्वेश्चंस हैं इनको सॉल्व करते रहिए। एंड में आप मेरे को बताना कि आउट ऑफ कितने क्वेश्चंस आपके कितने करेक्ट हुए। मुझे याद नहीं है कि मैंने टोटल कितने क्वेश्चंस यहाँ पे डाले हैं, तो आप मेरे को बताइएगा कमेंट करके कि सबका कितना मार्क्स बन रहा है। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो मैं नंबरिंग यहीं से करने लगती हूँ, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा गया है द स्टेटमेंट मेन आर जनरली मोर इंटेलिजेंट देन वुमेन, ये कैसी स्टेटमेंट है, मतलब जो पुरुष है वो ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं नारी से। तो ये स्टेटमेंट क्या बता रही है? इज ट्रू, ये बात सही है। मे बी ट्रू, ये बात सही हो सकती है। शोज जेंडर बायस, मतलब किसी जेंडर के प्रति झुकाव बता रहा है। इज ट्रू फॉर डिफरेंट डोमेन्स ऑफ इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस की जो डोमेन्स होती है उसके हिसाब से ये सही कथन है। तो एक्चुअली इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ये मेन मतलब किसी एक जेंडर, मैस्कुलाइन जेंडर के प्रति वो फेवरेटिज्म या झुकाव दिखा रही है, तो शोज जेंडर बायस इसका सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन में हमसे कहा गया है अ स्कूल गिव्स प्रेफरेंसेस टू गर्ल्स व्हाइल प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स फॉर अ स्टेट लेवल सोलो सॉन्ग कंपटीशन, दिस रिफ्लेक्ट्स, मतलब एक स्कूल क्या करता है, लड़कियों को ही प्रेफरेंस देता है जब उनको स्टेट लेवल के लिए सोलो सॉन्ग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना हो। दिस रिफ्लेक्ट्स, तो ये क्या दर्शाता है? प्रोग्रेसिव थिंकिंग, जेंडर बायस, ग्लोबल ट्रेंड्स या प्रैग्मेटिक अप्रोच। तो देखिए अगेन यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर किसी एक जेंडर को ही प्रेफर किया जा रहा है, प्रेफरेंस आ गया है। देखिए तो वो जेंडर क्या है, गर्ल, मतलब फेमिनाइन जेंडर को यहाँ पे फेवर किया जा रहा है, प्रेफर किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी जो इसका आंसर होगा वो होगा जेंडर बायस। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेती हूँ। मोनिका अ मैथ टीचर, सो मोनिका एक मैथ की टीचर है, आस्क्स राधिका अ क्वेश्चन, वो राधिका से क्वेश्चन पूछती है। और नॉट गेटिंग एनी आंसर फ्रॉम राधिका, तो जब राधिका से कोई भी आंसर उनको नहीं मिलता है, शी क्विकली मूव्स ऑन
आस्क्स मोहन अनदर क्वेश्चन, तो वो चली जाती है मोहन के पास और उससे मैथ का दूसरा प्रश्न पूछती है. She rewards her question after realizing that Mohan is struggling to find the answer. तो एक्चुअली क्या होता है कि जब मोहन को भी वो सम करना नहीं आता है तो वो उसको रिवॉर्ड करती है. मतलब लड़की के क्षेत्र में उसने क्या किया, लड़की के क्षेत्र में उसने जब भी उसको आंसर नहीं आया तो वो मूव कर गई, वो मोहन के पास गई. अब जब देखा कि मोहन को भी दिक्कत हो रही है इसका आंसर ढूंढने में, तो उन्होंने फिर भी उसको रिवॉर्ड किया. ठीक है, मतलब शाबाशी दी या बोला कि कोई बात नहीं, हम एक साथ सीखते हैं, ऐसा करके बोला होगा कुछ. सो दिस टेंडेंसी ऑफ मोनिका रिफ्लेक्ट्स दैट शी इज. तो ऐसी जो इन्होंने, इनकी जो टेंडेंसी हमको दिख रही है, मोनिका की जो टेंडेंसी हमको दिख रही है, वो क्या दर्शाता है? ट्राइंग टू पुट राधिका इन एन एम्बेरसिंग सिचुएशन. तो उनका मेन जो मुद्दा था कि उनके दिमाग में जो चल रहा था कि राधिका को एम्बेरस करना है, ये नहीं है. ठीक है, वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट दैट राधिका इज नॉट केपेबल ऑफ आंसरिंग क्वेश्चन. उनको पहले से ही पता था कि राधिका इन आंसर क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाएगी, ये भी नहीं है. स्लाइडली मूव्स अबाउट हर क्वेश्चन, तो ये भी गलत है. सपोर्टिंग जेंडर स्टीरियोटाइप ऑफ रोल्स बाय फेवरिंग मोहन, तो वो क्या कर रही है, उन्होंने मोहन के साथ इतना अच्छी तरीके से क्यों पेश आई, वो क्योंकि वो जानती है कि जो लड़के हैं वो मैथ्स अच्छा कर सकते हैं, इसलिए उन्होंने मोहन को मतलब डांटा भी नहीं, रैदर उसको रिवॉर्ड दिया. तो उस हिसाब से यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो सही है, क्योंकि उनके दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि लड़कों को ही अच्छा मैथ्स आता है, लड़कियों को नहीं आता है. तो इस तरह के सोच को हम क्या कहते हैं, जेंडर स्टीरियोटाइप ऑफ रोल्स. रोल्स मतलब क्या, कि जो काम करते हैं, फेमिनाइन और मैस्कुलाइन जेंडर, इसीलिए वो मोहन को फेवर कर रही थी, जिस वजह से ये जो डी ऑप्शन है ये इसका सही उत्तर है. आगे बढ़ते हैं, ये हमारा कितना नंबर क्वेश्चन था, थर्ड ना, तो ये फोर्थ क्वेश्चन है. फोर्थ क्वेश्चन में हमसे कहा गया है फीचर असाइन ड्यू टू सोशल रोल्स एंड नॉट ड्यू टू बायोलॉजिकल एंडाउमेंट आर कॉल्ड. मतलब जो फीचर्स हमको सोशल रोल्स के लिए असाइन की जाती है जो कि बायोलॉजिकल नहीं है, ऐसे रोल्स को हम क्या कहेंगे? तो इसको हम कहेंगे जेंडर रोल एटीट्यूड, ये भी नहीं है. जेंडर रोल स्ट्रेन, ये भी नहीं है. जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, ये इसका करेक्ट आंसर है. जेंडर रोल डायग्नोस्टिसिटी, ये भी नहीं है. जेंडर रोल स्टीरियोटाइप मतलब क्या है कि हम जानते हैं मैस्कुलाइन जेंडर के लिए अलग अलग रोल है, मतलब उसका जीवन में वो क्या क्या रोल दिखाने वाला है. जैसे एक लड़का, उसका रोल क्या है, सबसे पहले तो रोल है उसका कि उसको अर्न करना है, जॉब ढूंढना है, अपने फैमिली का ख्याल रखना है, ठीक है, फाइनेंशियल जो भी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करना है. तो ऐसा मैस्कुलाइन जेंडर के लिए ये रोल्स रहते हैं. फेमिनाइन जेंडर की क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है कि उनको अपने संसार के जो भी लोग हैं, ठीक है, जो भी फैमिली मेंबर्स हैं, उनका देखभाल करना है. कैसे देखभाल करना है? ममता से, प्यार से, सबको साथ में बांध कर रखना है, ठीक है. और बाकी जो हाउस होल्ड चोर्स है उनको भी करना है, बच्चों को नर्चर करना है. तो ये सारे उनके रोल्स हैं. और ये स्टीरियोटाइप का मतलब क्या है कि एक फिक्स्ड उनका माइंडसेट है कि ऐसा ही होना चाहिए फेमिनाइन जेंडर का रोल और ऐसा ही होना चाहिए मैस्कुलाइन जेंडर का रोल. तो इसको कहते हैं जेंडर रोल स्टीरियोटाइप, जिस वजह से जो सी है इसका करेक्ट उत्तर है. नेक्स्ट आते हैं हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की ओर. फिफ्थ क्वेश्चन में हमसे यहाँ पे पूछा गया है गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स अबाउट बॉयज एंड गर्ल्स, अकॉर्डिंग टू यू विच वन ऑफ दीज इज ट्रू. लड़का और लड़की के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनमें से कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है बॉयज शुड हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स. तो घर के सारे कामों में लड़कों को भी हेल्प करना चाहिए. ऑल बॉयज शुड बी टॉट सिंस नहीं होगा, ये साइंस होगा. तो सभी लड़कों को साइंस पढ़ाना है और लड़कियों को होम साइंस पढ़ाना चाहिए. गर्ल्स शुड हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स, लड़कियों को घर के कामों में मदद करना चाहिए. बॉयज शुड हेल्प इन एक्टिविटीज आउटसाइड द होम, मतलब घर के बाहर के सभी काम लड़कों को करने चाहिए. तो यहाँ पर जो सही बात है, एक्चुअली जो सही बात है, क्योंकि हम एज अ टीचर हम ये सारी बात नहीं कह सकते कि जो लड़के हैं वो साइंस लेंगे, लड़कियां होम साइंस लेंगी, लड़कियों को ही घर का काम करना है, लड़कों को बाहर का काम करना है. जो एक्चुअली सही है वो क्या है कि बॉयज शुड हेल्प इन हाउस होल्ड चोर्स. मतलब ऐसा नहीं है कि लड़की ही सिर्फ घर के काम करे, लड़के भी घर का काम कर सकते हैं. तो ये इसका सही उत्तर है. बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर. 6 में हमसे कहा गया है अ टीचर लेबल्ड द हेड ऑफ अ कमिटी एज चेयरपर्सन. सो एक टीचर ने हेड ऑफ द कमिटी जो है उनको किस नाम से या
क्या लेबल क्या दिया है, चेयरपर्सन दिया है इंस्टेड ऑफ चेयरमैन। चेयरमैन की जगह चेयरपर्सन कहा। इट इंडिकेट्स दैट द टीचर, तो ये क्या दर्शाता है टीचर के बारे में, हैज अ गुड कमांड ऑफ लैंग्वेज, नहीं, लैंग्वेज पे अच्छी पकड़ वो नहीं बता रहा। इज यूजिंग अ जेंडर फ्री लैंग्वेज, मतलब जेंडर फ्री लैंग्वेज का इस्तेमाल वो कर रही है। हैज जेंडर बायस, किसी भी जेंडर के प्रति उनका झुकाव तो नहीं दिख रहा। और फॉलोज अ मोर एक्सेप्टेबल टर्म, ये भी नहीं है कि जो टर्म एक्सेप्टेबल है उसी को वो फॉलो करिए। एक्चुअली वो क्या कर रही है, उन्होंने मैन ना कहकर क्या किया, उन्होंने एक जेंडर फ्री लैंग्वेज का इस्तेमाल किया। तो ये इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे कहा गया है टीचर रिमार्क्स इन अ कोएड क्लास टू बॉयज, मतलब कोएड क्लास मतलब जहाँ पे लड़का लड़की एक साथ पढ़ते हो। बी बॉयज एंड डोंट बिहेव लाइक गर्ल्स, लड़कों की तरह बनो, लड़कियों जैसा बिहेव मत करो। दिस रिमार्क, ये रिमार्क क्या बता रहा है, अ गुड एग्जाम्पल ऑफ डीलिंग विद बॉयज एंड गर्ल्स, मतलब ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है कैसे लड़का और लड़की के साथ डील करना चाहिए क्लासरूम में। रिफ्लेक्ट स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन बॉयज एंड गर्ल्स, तो ये स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर दिखा रहा है टीचर का जो कि लड़का लड़की में भेदभाव कर रहे हैं। हाईलाइट्स द बायोलॉजिकल सुपीरियरिटी ऑफ बॉयज ओवर गर्ल्स, तो ये हाईलाइट कर रहा है कि बॉयज जो है वो सुपीरियर है देन गर्ल्स। रिफ्लेक्ट्स कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, तो ये दोनों तो गलत है, कास्ट में भेदभाव ये दिखा रहा है, ये तो बिल्कुल ही नहीं है। तो इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे कहा गया है अ टेक्स्ट बुक ऑफ क्लास हैज फॉलोइंग इलस्ट्रेशंस, मतलब टेक्स्ट बुक, किसी क्लास की टेक्स्ट बुक है, उसमें ऐसा कुछ पिक्चर दिया गया है कि वुमेन एज टीचर एंड मेड्स, तो लड़कियों को टीचर के रोल में और मेड्स के रोल में, मतलब काम वाली के रोल में दिखाया गया है। एंड मेन एज डॉक्टर्स एंड पायलट्स, मेन को डॉक्टर और पायलट्स की तरह दर्शाया गया है, मतलब पिक्चर ऐसे किया गया है। दिस टाइप ऑफ डिपिक्शन इज लाइकली टू प्रमोट, इस तरीके से अगर बुक्स में पिक्चर्स दिए रहेंगे तो ये किसको बढ़ावा देंगे, जेंडर एम्पावरमेंट, नहीं, जेंडर स्टीरियोटाइप, करेक्ट, जेंडर रोल प्ले, नहीं, जेंडर कॉन्स्टेंसी, नहीं। सो यहाँ पर इस तरीके से अगर किसी के टेक्स्ट बुक में पिक्चर्स दिए रहेंगे तो क्या होगा, बच्चे सीखेंगे क्या कि लड़कियों का जो जॉब हो सकता है या जो रोल है वो एज अ टीचर हो सकता है या फिर काम वाली बाई जैसा, या घर के काम करने वाली हाउसवाइफ जैसा, और जो लड़के हैं वही डॉक्टर्स और पायलट्स बनते हैं। तो इस टाइप की जो धारणा होती है, इस टाइप की जो बिलीव्स होती है वो जेंडर स्टीरियोटाइप में ही ऐसी देखी जाती है। क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हमसे कहा गया जेंडर इज अ या एन, जेंडर क्या चीज है, तो अभी हमने पढ़ा जेंडर इज अ सोशल कॉन्स्ट्रक्ट। क्वेश्चन नंबर 10 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में हमसे कहा गया है वॉचिंग हर ग्रैंड डॉटर आर्गुइंग विथ हर फादर फॉर गोइंग ऑन अ स्कूल ट्रिप द ग्रैंड मदर सेज, तो एक्चुअली क्या हुआ है कि ग्रैंड मदर ने अपने ग्रैंड डॉटर को देखा कि वो अपने पापा के साथ क्या कर रहा है, बहस कर रही है। क्यों, क्योंकि उसको स्कूल ट्रिप में जाना है। तो ग्रैंड मदर ने क्या कहा, वाई कांट यू बी ओबीडियंट लाइक अ गुड गर्ल, तो तुम क्यों ओबीडियंट नहीं हो सकती एक अच्छी लड़की की तरह। हु विल मैरी यू, तुमसे कौन शादी करेगा इफ यू बिहेव लाइक अ बॉय, अगर तुम लड़कों की तरह बिहेव करोगी। दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इस तरीके से जो ग्रैंड मदर ने बात कही ये क्या दर्शाता है, क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है, जेंडर कॉन्स्टेंसी, बिल्कुल नहीं। जेंडर स्टीरियोटाइप्स अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, इम्प्रॉपर जेंडर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गर्ल, नहीं। डिफिकल्टीज फेस्ड बाय फैमिलीज इन चाइल्ड रियरिंग, मतलब फैमिली को जो बच्चे बड़े करने में जो डिफिकल्टीज होती है वो दर्शा रहा है, नहीं। जेंडर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द गर्ल, मतलब जेंडर के साथ वो आइडेंटिफाई नहीं कर पा रही है, ये भी नहीं। तो यहाँ पर क्या होगा, जेंडर स्टीरियोटाइप्स अबाउट एट्रीब्यूट्स ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज, मतलब गर्ल्स को कैसा होना चाहिए, गर्ल्स को ओबीडियंट होना चाहिए। गर्ल्स को कैसा होना चाहिए, गर्ल को बहस नहीं करना चाहिए। किसको बहस करने का हक है, लड़कों को है, ठीक है। लड़के ओबीडियंट ना भी हो तो चलेगा। तो इस टाइप की जो एट्रीब्यूट्स है जेंडर्स के लिए, ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स दर्शाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा मोस्ट प्रोबेबली 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन में हमसे कहा गया है इन मेनी केसेस young girls rather than boys are expected to perform household chores and sibling care in the absence of their mothers, मतलब क्या कहा गया है कि जो छोटी छोटी बच्चियां होती है, लड़के नहीं होते हैं, ठीक है, जो छोटी छोटी बच्चियां होती है उनको क्या काम दिया जाता है, घर के काम करने के लिए दिया जाता है, या फिर उनके अगर छोटे भाई बहन हो उनकी देखभाल करने के लिए दिया जाता है अगर उनकी मम्मी घर पर ना हो। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ,
तो ये किस चीज का उदाहरण है? अगेन ये जेंडर स्टीरियोटाइप का ही उदाहरण है। ये जेंडर इक्विटी नहीं दर्शाता, जेंडर इक्वालिटी भी नहीं बता रहा, जेंडर रिलेवेंस भी नहीं बता रहा। तो हिंदी वालों के लिए भी जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है, जेंडर रूढ़िवादिता। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 में हमसे यहाँ पे क्या कहा गया है कि द रोल ऑफ अ टीचर विद इन द क्लासरूम इज टू एनकरेज चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस विच ऑफ द फॉलोइंग एटीट्यूड्स रिलेटेड टू जेंडर। तो एक टीचर अपने क्लासरूम में बच्चों को कैसा मतलब उनकी एटीट्यूड जेंडर को लेकर कैसी होनी चाहिए, किस चीज को एनकरेज करना चाहिए? तो जेंडर टाइपिंग नहीं, जेंडर कॉन्स्टेंसी नहीं, अडॉप्ट सोशली एक्सेप्टेबल जेंडर रोल्स मतलब सोसाइटी में जिस टाइप के जेंडर रोल्स सेट किए गए हैं उनको एक्सेप्ट कर लेना, ये भी नहीं। जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स है कि जो मैस्कुलाइन या फेमिनाइन जेंडर्स के जो रोल्स है या फिर जो उनकी आइडेंटिटी है या जो एट्रीब्यूट्स है उनसे हटकर उनमें फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए कि ऐसा नहीं है लड़का है तो वो घर के काम भी कर सकता है, लड़की है तो वो जॉब भी कर सकती है, लड़की है तो वो स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट भी कर सकती है। तो ये अभी जो मैंने एग्जांपल दी वो क्या बता रही है? जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी। तो टीचर को भी अपने क्लासरूम में जेंडर स्टीरियोटाइप फ्लेक्सिबिलिटी को एनकरेज करना चाहिए। सो यहाँ पर इसका भी जो हिंदी में करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में हमको यहाँ पर एक फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है, सेक्स इज डैश वाइल जेंडर इज डैश। सो हम जानते हैं जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, तो सोशल कंस्ट्रक्ट कहाँ पे दिया हुआ है? सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो सेक्स इज बायोलॉजिकल, फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स मिल गया, एंड द जेंडर इज सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा गया है टीचर्स शुड डिस्कस डिपिक्शन ऑफ मेन एंड वुमेन इन नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट जेंडर रोल्स टू। मतलब टीचर को क्या करना चाहिए? आदमी और औरत को इस तरीके से दर्शाना चाहिए बच्चों के सामने, कैसे? नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट जेंडर रोल्स मतलब जेंडर रोल्स जो असाइन की गई है, एक आदमी को जैसे काम करने, एक औरत को जैसे काम करने हैं, वो अगर कोई ना मानने को राजी हो और वो उसके विपरीत जाकर अपनी पसंद का कोई काम कर रहा हो, तो टीचर किस तरीके से आदमी और औरत को दिखाए, मतलब क्या करे, कैसे डिस्कस करे इस चीज को? तो इस तरीके से अगर वो डिस्कस कर रही है क्लास में कि कोई एक आदमी है वो क्या कर रहा है, वो बड़े बाल रख रहा है, ठीक है, कोई आदमी है वो घर पे अपने बच्चों की देखभाल कर रही है और अपने वाइफ को वो जॉब करने जाने दे रहा है, तो इस टाइप के डिस्कशन से क्या होगा क्लासरूम में? वो क्या कर सकती है, वो टीचर क्या कर सकती है? चैलेंज जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी, जेंडर रोल में जो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए उसी को चैलेंज कर रही है। चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को चैलेंज कर रही है। प्रोमोट जेंडर बायस, जेंडर बायसनेस को वो प्रमोट कर रही है। प्रोमोट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन मतलब दो जेंडर में जो भेदभाव है उसको प्रमोट कर रही है, बढ़ावा दे रही है। तो जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी तो होनी चाहिए पर उसको चैलेंज तो नहीं कर रही है। ऐसे करने से अगर वो नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट जेंडर रोल्स को बच्चों को समझाने की कोशिश कर रही है। प्रोमोट जेंडर बायस वो भी नहीं हो रहा है, प्रोमोट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन वो भी नहीं हो रहा है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 होगा कि वो जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को ही चैलेंज कर रही है। सो इसका ऑप्शन नंबर 2 सही उत्तर है। बढ़ते हैं अपने 15th क्वेश्चन की ओर। 15th क्वेश्चन में यहाँ पे हमसे कहा गया है डैश इज रिफ्लेक्टेड इन द परसेप्शन दैट गर्ल्स विल डू वेल इन लैंग्वेजेस बट विल परफॉर्म पुअरली इन मैथमेटिक्स एंड साइंस। सो क्या यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, अगर ऐसा लोगों का सोचना हो कि जो लड़कियां हैं वो लैंग्वेजेस मतलब जो आर्ट्स ग्रुप के सब्जेक्ट्स हैं उनमें अच्छा करेगी और वो मैथ्स में या साइंस में अच्छा नहीं कर सकती, तो अगेन ये जेंडर इक्विटी नहीं बता रहा, जेंडर इक्वालिटी भी नहीं बता रहा, जेंडर आइडेंटिटी भी नहीं बता रहा, ये बता रहा है जेंडर स्टीरियोटाइप। तो देख पा रहे हैं ना जेंडर स्टीरियोटाइप से रिलेटेड कितने सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चन हमको यहाँ पर मिल रहे हैं। तो अगर आप इस वीडियो को भी देख के जाएंगे ना तो आराम से आपको जो भी सीटेट में बाद में क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि अगर दिसंबर में दोबारा से सीटेट होता है तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्ट्रैटेजी फॉर अ टीचर टू एड्रेस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन द मिडिल स्कूल क्लासरूम। मतलब क्या कि इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजी सही नहीं है फॉर अ टीचर टू एड्रेस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग इन अ मिडिल स्कूल क्लासरूम। मतलब टीचर अगर जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को बच्चों को बताना चाहती है, समझाना चाहती है, तो कौन सी करेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है? डिस्कस जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्शन, ये तो है।
encourage non-sexist behavior, discuss portrayal of women and men in textbooks critically, ये भी नहीं है, encourage boys to take up maths and science and girls to take up language, ये भी गलत है, ठीक है. So to address gender stereotyping in a middle school classroom. सो मेरे को इस हिसाब से यहाँ पे जो क्वेश्चन मैंने पढ़ा है उस हिसाब से मुझे जो लग रहा है कि जो करेक्ट स्ट्रैटेजी है वो तो एक होना चाहिए कि जेंडर को एज अ सोशल कंस्ट्रक्शन वो समझाए, फिर एनकरेज नॉन सेक्सिस्ट बिहेवियर, मतलब सेक्स के बेसिस पे जो बिहेवियर्स असाइन की रहती है, जो बताया रहता है कि ऐसे बिहेवियर होनी चाहिए किसी मेल या फीमेल की, तो नॉन सेक्सिस्ट बिहेवियर को एनकरेज करना, ये सही है. फिर डिस्कस पोर्ट्रेयल ऑफ वुमेन एंड मेन इन टेक्स्ट बुक क्रिटिकली, ये भी सही है क्योंकि टेक्स्ट बुक में किस तरीके से मैन और वुमेन को पोर्ट्रे किया गया है, बताया गया है, उसको भी क्रिटिकली उसको बताना बच्चों को कि क्या सही है क्या गलत है. सिर्फ एक चीज जो यहाँ पर करेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है वो है एनकरेज बॉयज टू टेक अप मैथ्स एंड साइंस, मतलब क्लासरूम में जितने भी लड़के हैं उनको कहना कि आप लोग आगे चलकर मैथ्स और साइंस ले, और गर्ल्स को कहे कि आप जाकर लैंग्वेज लेकर पढ़ाई कीजिए. ये करेक्ट स्ट्रैटेजी नहीं है, तो यहाँ पर इसका भी जो फोर्थ ऑप्शन है वो सही उत्तर होगा. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. असर्शन और रीजन क्वेश्चन है. डिपिक्शन ऑफ मेन एंड वुमेन इन नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट जेंडर रोल्स एनकरेजेस चिल्ड्रन टू हैव जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी. तो अगर आदमी और औरत को नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट जेंडर रोल्स के तहत एनकरेज किया जाए, मतलब दर्शाया जाए, नॉट एनकरेज किया जाए, तो इससे बच्चों को जो एनकरेजमेंट मिलती है जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ, तो ये कहा गया है. मतलब अगर घर पे माता पिता किसी भी आदमी या औरत को उनके जो जेंडर रोल्स है उससे हटकर अगर कुछ दिखाए, जैसे कि कोई औरत है जो इंजीनियर है और कोई आदमी है जो कि घर पर बैठकर काम भी कर रहा है और बच्चों की देखभाल कर रहा है. घर पे काम करना मतलब हाउस होल्ड चोर्स भी कर रहा है, और बहुत से ऐसे जॉब्स होते हैं जो वर्क फ्रॉम होम है उस टाइप का काम भी कर रहे हैं. तो इससे क्या होगा, बच्चों को उनकी एक रिजिड सोच नहीं बनेगी कि अच्छा लड़के ऐसे, लड़के जो होते हैं उनको बाहर जाकर ही जॉब करना होता है, वो घर का कोई काम नहीं करते, और जो लड़कियां हैं वो घर पर बैठे सब कुछ संभालेंगी, घर में बच्चों का देखभाल करेंगी, माता पिता का देखभाल करेंगी, वो बाहर जाकर जॉब नहीं कर सकती. तो क्या होता है कि अगर माता पिता नॉन कॉन्फॉर्मिस्ट जेंडर रोल्स को दर्शाए, डिपिक्ट करे, ठीक है, तो चिल्ड्रन को एनकरेजमेंट मिलती है जेंडर रोल फ्लेक्सिबिलिटी के लिए. दूसरा रीजन कहा गया जेंडर इज बायोलॉजिकली डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ बर्थ, तो ये गलत है, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट. तो असर्शन तो सही है बट रीजन गलत है, तो हम क्या लिखेंगे, ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स. बढ़ते हैं अपने, ये वाला कौन सा क्वेश्चन था हमारा, वेट, ये था हमारा 17th क्वेश्चन. 18th क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 18 में हमसे क्या कहा गया है कि इन सेवरल मिडिल school classrooms it is observed that boys often raise their hands to answer more than girls and tend to dominate classroom discussions. In such context the teacher should. तो मिडिल स्कूल क्लासरूम में ऐसा देखा गया है कि जो लड़के होते हैं वो ज्यादातर अपना हाथ उठाते हैं कोई भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए एज कंपेयर टू गर्ल्स, और वो क्लासरूम डिस्कशन में खुद को डोमिनेट, मतलब चाहते हैं कि हम ही सब कुछ करें, क्लासरूम डिस्कशन में हम ज्यादा पार्टिसिपेट करें, लड़कियों को मौका ही ना दें. इन सच कॉन्टेक्स्ट, ऐसे सिचुएशन में टीचर को क्या करना चाहिए, टीचर को क्या करना चाहिए, एक्सेप्ट दैट बॉयज आर मोर इंटेलिजेंट देन गर्ल्स, वो एक्सेप्ट कर ले कि नहीं लड़के ही इंटेलिजेंट है गर्ल्स से. एक्सेप्ट दैट गर्ल्स डू नॉट हैव द पोटेंशियल टू स्टडी इन मिडिल क्लास, ये समझ ले कि गर्ल्स जो है वो लायक ही नहीं है, मतलब उनमें पोटेंशियल ही नहीं है कि वो मिडिल क्लास में पढ़ाई करे. एनालाइज हाउ जेंडर डिफरेंसेस आर इनबॉर्न एंड कैन नॉट बी मॉडिफाइड, या ये समझ ले कि जो जेंडर डिफरेंसेस है, मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जो डिफरेंसेस है, जेंडर डिफरेंसेस है, वो जन्मजात है, मतलब जन्म से ही ऐसी है और उसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते. एनालाइज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द चिल्ड्रन एंड हर ओन पेडागोजी, मतलब अपने पढ़ाने के तरीके को दोबारा से देखना, और जो बच्चे जिस तरीके से बिहेव कर रहे हैं उसको भी एनालाइज करना. तो क्या कर सकते हैं, अगर वो अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव लाए कि इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले लड़कियों को भी लड़कों को भी, ताकि वो क्लासरूम डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सके, और बच्चों को भी मौका देना ताकि बोथ जो जेंडर्स है उनको मौका मिले कि वो क्लासरूम डिस्कशन में अपना जो भी मत है, अपना जो भी ओपिनियन है या जो भी उनको उत्तर देना है वो
इक्वली दोनों को वो चांस मिले। तो ये यहाँ पर शिक्षक को क्या करना है, अपने पढ़ाने के कायदे में बदलाव लाना पड़ेगा ताकि दोनों को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले। तो उस हिसाब से जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही उत्तर है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हमसे कहा है यूज ऑफ जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज, मतलब जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज को यूज करने से एंड डिस्कसिंग जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, और ऐसा डिस्कस करें कि जेंडर एक सोशल कंस्ट्रक्ट है रादर देन बीइंग बायोलॉजिकली डिटरमाइंड वुड। बायोलॉजिकली डिटरमाइंड जो है, मतलब जेंडर जो है वो बायोलॉजिकली डिटरमाइंड नहीं है, वो सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो इससे क्या होगा, प्रोमोट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब जेंडर्स में भेदभाव उसको बढ़ावा मिलेगा नहीं। री इन्फोर्स जेंडर बायस, जेंडर बायसनेस को बढ़ावा मिलेगा। एनकरेज जेंडर कॉन्फॉर्मिटी, जेंडर कॉन्फॉर्मिटी मतलब क्या है कि जो जेंडर रोल्स दी गई है उसी को मान लेना, उसको बढ़ावा मिलेगा नहीं। चैलेंज जेंडर स्टीरियोटाइपिंग, मतलब इस तरीके से अगर हम जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, जैसे कि चेयरमैन ना कहकर हमने चेयरपर्सन कहा, और ये समझाना बच्चों को कि जो जेंडर है वो हमारी सोसाइटी हमको असाइन करती है, वो बायोलॉजिकली हमको नहीं मिलती। तो ये क्या करने वाला है, ये जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को चैलेंज करने वाला है। तो उस हिसाब से यहाँ पर 4th आंसर सही होगा। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 में हमसे कहा गया है children who often see their parents cross normative gender lines such as mothers repairing the appliances and father taking care of the baby। जो बच्चे देखते हैं कुछ अलग ही जेंडर रोल्स अपने घर में, जैसे कि मम्मी क्या कर रही है, जो भी कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस है या कुछ भी है उनको रिपेयर कर रही है, और पापा क्या कर रहे हैं, वो बच्चे की देखभाल कर रहे हैं, तो उनमें क्या दिखेगा, ठीक है, वो कैसे होंगे, लेस लाइकली टू एडहेयर टू जेंडर स्टीरियोटाइप्स, मतलब जो जेंडर स्टीरियोटाइप्स है उनको ये मानेंगे नहीं, बहुत कम ही उसके साथ मानकर चलेंगे। मोर लाइकली टू प्रैक्टिस जेंडर सेग्रीगेशन, जेंडर सेग्रीगेशन को वो ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। मोर लाइकली टू प्रैक्टिस जेंडर स्टीरियोटाइप, ऐसा देखने से वो जेंडर स्टीरियोटाइप्स को ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे। लेस लाइकली टू ब्रेक जेंडर नॉर्म्स प्रिवेलेंट इन सोसाइटी, तो सोसाइटी ने जो जेंडर नॉर्म्स बना के रखे हैं उनको ये तोड़ ही नहीं पाएंगे। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 1 है कि वो जेंडर स्टीरियोटाइप्स जो है, मतलब इस जेंडर को यही काम करना है, इस चीज को वो मान के नहीं चलने वाले। लेस लाइकली मतलब वो उसके साथ एडहेयर ही नहीं करेंगे, ठीक है, उसको मानकर ही नहीं चलेंगे। कम संभावना है कि वो जेंडर रूढ़ियों का अनुसरण करेंगे। तो ये इसका करेक्ट उत्तर है। 21 क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में हमसे क्या कहा गया, एनकरेजिंग गर्ल्स टू टेक अप लैंग्वेजेस एंड आर्ट्स डिस्करेजिंग देम टू टेक अप मैथमेटिक्स एंड साइंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट। सो यहाँ पर हमको समझना है, लड़कियों को लैंग्वेज और आर्ट्स लेने के लिए कहा जा रहा है और उनको डिस्करेज किया जा रहा है मैथ्स और साइंस लेने के लिए। तो ये जेंडर इक्विटी तो है नहीं, ठीक है, जेंडर एम्पावरमेंट भी नहीं है, जेंडर कॉन्स्टेंसी भी नहीं है, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। मतलब दोनों जेंडर्स में, लड़का लड़की में, मतलब मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर्स में भेदभाव हो रहा है। किस हिसाब से, कि कौन सा स्ट्रीम लेकर वो आगे चढ़े। तो इस हिसाब से इसका जो सही उत्तर होगा जेंडर भेदभाव। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर, ये था हमारा 22 होगा। सो क्वेश्चन नंबर 22 में हमसे कहा गया है एन इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रैटेजी टू रिड्यूस जेंडर स्टीरियोटाइपिंग एंड ब्रॉडेनिंग डेवलपमेंटल पॉसिबिलिटीज फॉर ऑल सेक्सेस इज, मतलब क्लासरूम में क्या स्ट्रैटेजी अपनाई जाए ताकि जेंडर स्टीरियोटाइप्स को कम किया जाए और जो सभी सेक्सेस है सबकी डेवलपमेंट पॉसिबल हो, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, टू इग्नोर एंड डिसमिस बायोलॉजिकल डिफरेंसेस अमॉन्ग सेक्सेस। तो सेक्सेस के बीच में बायोलॉजिकल डिफरेंस तो होगा, तो उसको इग्नोर या उसको हम डिसमिस नहीं कर सकते। टू री इन्फोर्स जेंडर रोल्स एज पोर्ट्रेट इन द सोसाइटी, सोसाइटी में अलग अलग जेंडर्स को जो रोल्स दी गई है उन्हीं को जोर जबरदस्ती बच्चों को फॉलो करने बोलना, वो भी नहीं होगा। फॉर्मिंग सेम सेक्स एबिलिटी ग्रुप्स, नहीं, सेम सेक्स मतलब क्या है, लड़की का एक अलग सा ग्रुप होगा, लड़कियों का एक अलग सा ग्रुप होगा और वहां पे अलग अलग ग्रुप में उनकी एक्टिविटीज होगी, तो ये भी नहीं होगा। क्या होगा, फॉर्मिंग मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटी ग्रुप्स एंड प्रोमोट डिस्कशन, मतलब जो भी ग्रुप्स बनेंगे उसमें लड़का लड़की सभी शामिल रहेंगे, ठीक है। जैसे ग्रुप ए में भी लड़का लड़की है, ग्रुप बी में भी लड़का लड़की है, और उनको उस बेसिस पे एक्टिविटीज भी दी जाएगी और उनके बीच में डिस्कशन भी होने की जो अपॉर्चुनिटी है ये शिक्षक ही देंगे। तो ये कैसे पॉसिबल है, शिक्षक को जो एक्टिविटीज है उस तरीके से डिजाइन करना पड़ेगा ताकि वो मिक्स्ड सेक्स एक्टिविटी हो। तो यहाँ पर 4th ऑप्शन हिंदी वालों के लिए भी सही उत्तर है।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 में हमसे कहा गया है वाइडली हेल्ड बिलीव्स अबाउट टाइपिफाइड कैरेक्टरिस्टिक्स डीम्ड एप्रोप्रिएट फॉर डिफरेंट सेक्सेस इन द सोसाइटी आर रेफर्ड टू एज। मतलब एकदम क्या बोले, रिजिड जो बिलीव्स होती है किसी एक सेक्स के प्रति कि उनके क्या रोल्स है, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, उनकी क्या आइडेंटिटी है, ये सारी चीजों को हम एक टर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं। वो क्या है? वो है जेंडर स्टीरियोटाइप्स। जेंडर स्टीरियोटाइप्स में आ जाता है हमारा जेंडर रोल्स, आइडेंटिटी, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन, ये सब कुछ आ जाता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 4 है वो इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 24 में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हमसे कहा गया है कि सेवरल रिसर्च स्टडीज शो दैट टीचर्स हैव मोर ओवरऑल इंटरेक्शन विद बॉयज देन गर्ल्स। सो रिसर्च स्टडीज में ऐसा देखा गया है कि जो शिक्षक होते हैं वो ज्यादातर लड़कों के साथ ज्यादा इंटरेक्ट करते हैं, उनके साथ क्या बोलते हैं, बातचीत करते हैं, डिस्कस करते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स के साथ उतना नहीं करते। व्हाट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर दिस? सो इसके लिए कौन सा सही विवेचन है या कौन सा सही एक्सप्लेनेशन है? बॉयज हैव मच मोर एकेडमिक कैपेबिलिटीज देन गर्ल्स, मतलब लड़कों की एकेडमिक कैपेबिलिटीज लड़की की तुलना में ज्यादा है। ये तो बिल्कुल भी नहीं सही है। बॉयज नीड मोर अटेंशन देन गर्ल्स, बॉयज को ज्यादा अटेंशन चाहिए लड़कियों की तुलना में, ये भी नहीं होगा। बॉयज आर इजियर टू मैनेज देन गर्ल्स इन क्लासरूम, क्लासरूम में लड़कों को मैनेज करना लड़कियों से ज्यादा इजी है, ये भी नहीं है। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ जेंडर बायस इन टीचिंग। तो ये क्या दर्शा रहा है कि जो टीचर्स है वो क्या कर रहे हैं, वो किसी एक जेंडर को फेवरेट बना के चल रहे हैं, उसी को फेवर कर रहे हैं, उसी की तरफ झुके हुए हैं, उसी तरफ उनका झुकाव है। किस जेंडर की तरफ? मैस्कुलाइन जेंडर की तरफ। तो उस हिसाब से इसका जो सही उत्तर है वो ऑप्शन नंबर 3 है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 में हमसे कहा गया है सिलेक्टिंग एंड प्रेजेंटिंग स्टोरीज एंड क्लिपिंग्स फ्रॉम न्यूज़पेपर दैट पोर्ट्रे बोथ men and women in non-traditional roles is an effective strategy too। मतलब ऐसा अगर हम कुछ स्टोरीज ले या कोई क्लिपिंग्स ले न्यूज़पेपर से जहाँ पर जो आदमी और औरत के जो एक्चुअल रोल्स है जैसे बनाई गई है सोसाइटी में उससे हटकर कोई रोल्स दिखाए जाए, तो कौन सी ये जो स्ट्रैटेजी है ये किस चीज को प्रमोट करने वाली है, एनकरेज करने वाली है? प्रोमोट जेंडर बायस नहीं, ये तो नहीं होगा। प्रोमोट जेंडर कॉन्स्टेंसी नहीं। एनकरेज स्टीरियोटिपिकल जेंडर रोल्स, ये भी नहीं। काउंटर जेंडर स्टीरियोटाइप्स, मतलब ये जेंडर स्टीरियोटाइप्स को क्या करने वाला है, काउंटर करने वाला है, उसको चैलेंज करने वाला है। ठीक है, क्योंकि क्या है, हम जानते हैं कि मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर के क्या रोल्स है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, कैसे उनको बिहेव करना है। बट उससे हटकर अगर कोई स्टोरी हम पढ़ रहे हैं या न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स पढ़ रहे हैं तो इससे क्या होगा कि हम जेंडर स्टीरियोटाइप्स को काउंटर कर रहे हैं या उसको चैलेंज कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में हमसे कहा गया है सोसाइटी डिटरमाइंस द रोल्स ऑफ मेल एंड फीमेल। सो जो समाज है वो क्या करता है, जो मेल और फीमेल के जो रोल्स है, जो भूमिका है, उसको वो डिसाइड करता है। दिस स्टेटमेंट आर्टिकुलेट्स, तो ये स्टेटमेंट क्या बता रहा है? जेंडर एज एन इनहेरेंट कंस्ट्रक्ट, जेंडर एज अ हेरिडिटरी एंडाउमेंट, जेंडर एज एन इंट्यूटिव कंस्ट्रक्ट, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। तो क्योंकि सोसाइटी ही डिटरमाइन करती है मेल और फीमेल के क्या रोल्स है, तो जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, जो कि हमने डेफिनेशन में भी पढ़ी थी। तो उस हिसाब से फोर्थ ऑप्शन सही आंसर है। 27 क्वेश्चन में अगेन हमारे पास एक असर्शन रीजन आया है। एवरी ईयर लता, लता क्या है, एक टीचर है, अ क्लास 7 टीचर, वो क्लास 7 की शिक्षिका है, इनवाइट्स अ फीमेल मैथ्स प्रोफेसर। सो हर साल लता जी क्या करती है, वो एक मैथ्स की प्रोफेसर को इनवाइट करती है जो कि फीमेल है, एंड अ मेल नर्स, और वो मेल नर्स को भी इनवाइट करती है टू हर क्लास टू डिस्कस कैरियर्स इन दीज फील्ड। तो नर्सिंग और प्रोफेसर बनने के लिए इन फील्ड्स में करियर्स के साथ, करियर के बारे में डिस्कशन के लिए वो इन दोनों को हर साल बुलाती हैं। रीजन क्या है? जेंडर डिफरेंसेस आर इनेट एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी। रीजन में बताया गया है कि जेंडर में जो भेदभाव है, जो अंतर है, वो जन्मजात है, मतलब जन्म से ही मिलती है, एंड नॉट एक्वायर्ड थ्रू सोसाइटी। सोसाइटी का यहाँ पर कोई भी माध्यम नहीं है, सोसाइटी या उसका कोई रोल नहीं है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा कि जो एंड टू हर क्लास टू डिस्कस कैरियर्स इन दीज फील्ड। सो देखिए, लता मैडम जो इन दोनों को अपने क्लास में हर साल लाती है, क्यों लाती है? क्योंकि जो जेंडर स्टीरियोटाइप है उसको वो चैलेंज कर रही है।
मैथ्स प्रोफेसर हम क्या समझते थे कि कोई लड़का ही हो सकता है, बट वो एक फीमेल मैथ्स प्रोफेसर को बुलाती है। और नर्सिंग वगैरह का काम क्या होता है, वो जो फेमिनाइन जेंडर है उसको ही असाइन की जाती है। तो उस हिसाब से क्या हो रहा है कि जो मेल नर्स है वो हटके है, मतलब ये क्या है, जेंडर नॉन कॉन्फॉर्मिटी बता रहा है। सो यहाँ पर जो ए है एसर्शन ठीक है और रीजन गलत है, तो उस हिसाब से ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स इसका सही उत्तर होगा। आगे चलते, ये हमारा 27th क्वेश्चन था ना। 28th क्वेश्चन में आते हैं। इन साइंस प्रैक्टिकल बॉयज जनरली टेक्स कंट्रोल ऑफ apparatus एंड आस्क्स गर्ल्स टू रिकॉर्ड डाटा और वॉश यूटेंसिल्स। सो क्या होता है, साइंस प्रैक्टिकल में लड़के क्या करते हैं, वो जो भी apparatus होता है, ठीक है, उनको कंट्रोल करते हैं, मतलब जो भी ऑन एंड ऑफ करना हो या जो भी हो उनका काम वो होता है। और वो लड़कियों को क्या देते हैं कि जो भी रीडिंग आए तो डेटा को रिकॉर्ड करे, और जो भी यूटेंसिल्स है यानी कि जो कांच की चीजें होती है तो उनको धोए। दिस टेंडेंसी रिफ्लेक्ट्स, तो ऐसा करना क्या दर्शाता है, गर्ल्स बीइंग डेलिकेट प्रेफर सच लेस एनर्जी कंज्यूमिंग टास्क, मतलब गर्ल्स बहुत नाजुक होती है इसलिए जहां पर ज्यादा एनर्जी खर्च ना हो ऐसे टास्क उनको इसलिए दिए जाते हैं। गर्ल्स आर एक्सीलेंट ऑब्जर्वर्स एंड रिकॉर्ड डाटा, गर्ल्स जो है वो बहुत ही अच्छे ऑब्जर्वर्स है और इसलिए उनको डेटा रिकॉर्डिंग के लिए काम दी जाती है। स्टीरियोटाइपिंग ऑफ मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन रोल्स टेक्स प्लेस इन स्कूल्स आल्सो। सो एक्चुअली क्या है कि यहाँ पर भी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग दिख रही है जो कि स्कूल में होती ही है। Boys can handle equipments more efficiently as they are naturally endowed for doing such things. Boys जो है वो इन इक्विपमेंट्स को अच्छे से हैंडल कर पाते हैं क्योंकि जन्म से ही वो ऐसी चीजें कर रहे हैं, मतलब नेचुरली उनके अंदर नेचुरली ही ये चीज है। तो ये गलत है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्कूल में भी जेंडर स्टीरियोटाइपिंग होती है, टीचर्स भी करते हैं, इवन जो बच्चे होते हैं स्कूल के उनमें भी ये होता है। तो वो आ कहाँ से रहा है, वो आ रहा है वो जैसे जगह पे उनकी अपब्रिंगिंग कैसी है, वो अपने घर में क्या देख रहे हैं, तो वहीं से ये चीजें आती है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये शायद 29 होगा। क्वेश्चन नंबर 29 में हमसे कहा गया है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन क्लासरूम, मतलब जेंडर के बेसिस पे भेदभाव करना क्लासरूम में क्या होता है, डज नॉट इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस को इफेक्ट नहीं करता, गलत है। मे लीड टू डिमिनिश्ड एफर्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट, तो इससे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट की परफॉर्मेंस और एफर्ट में कमी आएगी, तो ये लग तो रहा है सही उत्तर है। मे लीड टू एनहांस्ड एफर्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द मेल स्टूडेंट, सो इससे क्या होगा, जो लड़के हैं वो अपने परफॉर्मेंस और उनके एफर्ट में तेजी आएगी, तो ये गलत है। इज डन मोर बाय मेल टीचर्स देन द फीमेल काउंटर पार्ट, तो ये ऐसा कौन करते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्लासरूम में लड़के जो होते हैं, जो मतलब जो टीचर्स मेल होते हैं वो ज्यादा करते हैं एज कम्पेयर टू फीमेल टीचर्स, तो ये नहीं है। तो उस हिसाब से इसका जो करेक्ट उत्तर है वो है कि अगर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्लास में हो, जेंडर के बेसिस पे अगर भेदभाव हो, तो इससे क्या हो जाएगा, स्टूडेंट के परफॉर्मेंस और उसके एफर्ट पे इफेक्ट पड़ेगा और वो ठीक से परफॉर्म भी नहीं करेगा, उसके एफर्ट में भी कमी रह जाएगी। सो ये था मेरे सेशन का लास्ट क्वेश्चन। सो देयर आर टोटल 29 क्वेश्चन। अगर आपको जेंडर टॉपिक जो जिस तरीके से मैंने समझाया है वो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और आप मेरे को मार्क्स भी बताइएगा कि आउट ऑफ 29 आपको कितने मार्क्स मिले। और मेरे को अगर कोई सुझाव भी देना चाहते हैं कि किस तरीके के कंटेंट मैं लेकर आऊँ अपने चैनल पे, या मेरे पढ़ाने के स्टाइल में अगर कोई सुधार लाना है कि नहीं, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे ही कंटेंट के साथ मैं दोबारा आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल संहिताज एकेडमी. Press the bell icon to get the updates regularly. Bye.